शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक अभिनेता को, एक नेता को, एक ऐसा फिल्म स्टार जिसके जो भी किरदार उन्होंने निभाया आपने भरपूर प्यार दिया, बहुत पसंद किया। जब वो राजनीति में उतरे तो जनता ने उन्हें बेहद सम्मान दिया। आजकल उत्तर प्रदेश में वो राजनीति के मैदान में है। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर। और आपकी अदालत में आज से मुकदमे के लिए हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार स्मिता गुप्ता। जैसी कि परंपरा है, आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज की जज स्मिता गुप्ता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, आज की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राज बब्बर पर। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ विश्वासघात किया। हमने देखा कि कितना शानदार काम आपने फिल्म इंडस्ट्री में किया। फिल्मों ने आपको शोहरत दी, दौलत दी, स्टार बनाया। लेकिन जब पीक पर थे, लोग प्यार करते थे, फिल्म इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत थी, आप छोड़ करके राज्यसभा में चले गए। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ में विश्वासघात नहीं किया। कहीं जुनून में मैंने अपने ऊपर जो है कुठाराघात किया। सच्चाई तो ये है कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है और मुझसे कुछ मांगा जा रहा है। तो होता है ना कि अंदर ज़रा अपने अंदर हीरोइज़्म था, फिल्में कर करके भी था और वैसे भी पढ़ पढ़ के भी। तो हम अपने आप में हीरो बन गए और हमने कहा कि नहीं, हमसे साथ मांगा गया है तो हम साथ देंगे। तो बस वो साथ दिया। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने साथ किसी गलत बात के लिए नहीं दिया, बल्कि जो सही समझा और जो सही लगा और जो सही था उसके लिए मैंने साथ दिया। और बेशक उसमें मुझे माली नुकसान हुआ, मुझे फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हुए। फिल्म इंडस्ट्री, आपको माली नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो ठीक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ। उस वक्त मुझे याद है आपकी दलाल फिल्म रिलीज हुई थी, काफ़ी हिट थी और काफ़ी फिल्मों के ऑफर आपके जेब में थे। जी हाँ, मैं जब पहली बार जब मुझे सांसद बनाया गया राज्यसभा में, उस वक्त मेरे पास 63 फिल्में थीं। तो उस सिलसिले में मैंने राज्यसभा जब मिल जाने के बाद में जब राज्यसभा के अंदर आया तो मुझे लगा भाई ये तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है, ये सिर्फ आ जा के गुजारा नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा अपने आप को सक्रिय रखा। वो सक्रिय होते होते ऐसा सक्रिय हो गया कि 63 के बाद में फिल्में साइन करना बंद कर दिया मैंने, और मैं यहाँ ज़्यादा सक्रिय होता चला गया। आपके बारे में सवाल इसलिए भी ज़्यादा होता है कि आपका कोई फिल्मी खानदान नहीं था, ये विरासत में नहीं मिला था, अपने दम पर आपने जगह बनाई थी। और मैंने सुना कि दारा सिंह की फिल्में देख देख के आपको प्रेरणा मिली थी। साहब, आपकी रिसर्च बहुत कामयाब है और बहुत सही है कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद जो दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर 2 फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। ये सही है कि शुरू में जो पहली फिल्म आपने की थी, आपका रोल सिर्फ आधा सेंटेंस का था? जी हाँ, मैंने वो फिल्म 500 रुपये में करी थी। फिल्म का नाम था शारदा। और वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नज़र आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं पहचाना आपने? तो सारिका कहती है ये वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पहचानने में काफ़ी देर की। मैंने सुना कि आपको रोल मिलते, शक्ति का रोल मिला जो बाद में अमिताभ बच्चन ले गए।
जी हाँ, ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने यहाँ दिल्ली में मैं प्ले करता था, नाटक करता था, और यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब थे। मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया। बाद में पहले साइन हो गया था। उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन ज़्यादा पैसा कमा के देंगे। बात तो सही है, क्योंकि उस वक्त वो स्टार थे और मैं एक नया आदमी था। मैंने ये बात वैसे कभी कही नहीं अपने मुंह से, लेकिन ये बात जावेद साहब ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि शक्ति का जो ओरिजिनल जो था, वो मेन कैरेक्टर करने वाला जो लड़का था वो राज बब्बर था। तो मैं आज इस बात को खुलासा कर रहा हूँ, शायद पहले मैंने कभी नहीं कहा इस बारे में। एक और खुलासा मैं कर देता हूँ। नमक हलाल जब फिल्म बन रही थी, उसमें आपको वो रोल ऑफर किया था जो बाद में आपसे छीन के शशि कपूर को दे दिया। सर, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो कोई छीन के और ले जाता था। लेकिन छीन के नहीं कहूँगा। मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल, सॉरी, अब तो नाम भी शायद मुझे याद नहीं रहा, नमक हलाल थी या नमक हराम, लेकिन थी नमक हलाल ही। तो साइन किया था, यहाँ से लेके गए थे। मैंने उनसे कहा था, भाई मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए 1 साल के लिए जगह दी। मैंने कहा मैं ये सब, तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तो मैं इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, तो मैंने कहा साहब मैं तो साल भर जगह नहीं छोड़ूंगा। तो बोले कब छोड़ोगे? मैंने कहा 31 दिसंबर 79 को छोड़ दूंगा, क्योंकि 1 तारीख को मैं गया था, 1 दिसंबर को। तो उन्होंने कभी तो देखना शुरू कर दिया। रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया। और बस वो घर और कमरा था जिसकी वजह से आज मैं बम्बई में अपना घर बना सका। ये भी सच है कि वो रोल जिससे आपको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली, इंसाफ का तराजू, वो रोल था जो बाकी सब एक्टर्स ने मना कर दिया था, तब आपकी झोली में आया। कोई करने को तैयार नहीं था। जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुझे लगा ये रोल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल करते थे और करते हैं कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस कैरेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। बाकी सब तो सपोर्टिंग है, जीनत भी सपोर्टिंग है, दीपक पराशर भी सपोर्टिंग है, तो रोल तो यही है। और जब मैंने वो रोल किया तो मैंने उसमें चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया उस रोल के बारे में, और धीरे 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 वो ऐसा लगने लगा मुझे कि शायद मैं उस रोल के लिए बना था, मतलब उस काम के लिए नहीं, उस रोल के लिए बना था। उसकी कामयाबी मुझे इसलिए नज़र आई कि जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं। फिल्म देखते रहे, उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे। इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था कि इतना, और ख़ासकर औरतें बहुत गालियाँ दे रही थी, पता। तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं कि उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मैंने माँ के पाँव छुए खुशी में, जो आंसू रो रही थी, कर रही थी बेटा। तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए तो मैंने पाँव छू लिए उसके। तो मैंने जब पाँव छुए तो मेरे सिर पे हाथ रख कहती, बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत कर। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की
ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी वो जो पूरी जो मेरी मेहनत थी, वो मेरे माँ के इस लफ्ज़ से मैं लगा कि मुझे कामयाबी मिल गई कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ। तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ। लेकिन बाद में स्टेज बदली। ये बहुत पुरानी 84 की स्टारडस्ट मैगज़ीन का मेरे पास इशू है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उस ज़माने में जीनत अमान, रामेश्वरी, पद्मी कोल्हापुरी, स्मिता पाटिल सब के सब राज बब्बर के साथ काम करना चाहती थी। सब कहती थी सिंपल है, हम्बल है, गुड लुकिंग है। मैं समझता हूँ इसमें तो मेरे ऊपर ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, अगर आज के दौर में अगर ये सब कुछ होना इल्ज़ाम है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है कि स्मिता पाटिल के साथ काम करने के लिए आप अपनी फीस आधी कर देते थे। देखिए जज साहब, आप खुलासा कर दीजिए, मैं स्मिता पाटिल की बात कर रहा हूँ। जया, ये सच है, मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। तो वो दोनों ही बातें थीं। एक तो एक बेहतरीन एक्टर के साथ में, एक साथी के साथ में आप काम करें, और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत, किसी के साथ उठना बैठना, आप क्यों नहीं सीधा कहते कि मोहब्बत हो गई थी? दरअसल साहब, मैं ये इनके चेहरे देख के थोड़ा शर्मा रहा हूँ कि क्या सोचेंगे। अगर मैं उधर देखता वो तो तीसरी चौथी रो में तो मैं कह दिया होता कि मुझे हो गई थी। लेकिन ये भी सच है कि उस समय आप अपनी इमेज को लेकर के इतने कॉशियस थे, क्रिटिसिज्म ना हो अखबारों में, तो आपने अपनी मैगजीन अखबार शुरू कर दिया, फाइनेंस कर दिया था। नहीं जी, एक टेक 2 अखबार उस समय उस ज़माने में निकला था। वो हमारे एक दोस्त का था, उसको कुछ महीनों के लिए जो है प्रॉब्लम हो गई थी। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। आजकल तो खैर मैगजीन चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, उसको तो बहुत मामूली से पैसे होते थे। तो उसने कहा था, तो मैंने लेकिन बाद में तो आज की तारीख में तो बहुत बड़ा वो बन चुका था। उसने फिल्मी मैगजीन वगैरह शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मित्र था, दिल्ली का था, तो इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन उसने मेरे बारे में एक आज तक कोई इंटरव्यू, कोई आर्टिकल मेरे बारे में नहीं लिखा। मुझे इसी बात का अफसोस है। वो कहते हैं वो पैसे के पैसे दिए, ब्याज का ब्याज नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। आपकी फिल्मों की बहुत सारी यादगारें लोगों के मन में हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं राज बब्बर की फिल्म से रिलेटेड? जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। इतने लोगों के बीच में मैं ऐसी एक दर्शक हूँ जिसको मैं बचपन से आपको जानती हूँ। यस, आपके ही स्कूल में पढ़ी हूँ, जिस स्कूल से आपने शिक्षा ग्रहण की। यस, आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर अंजू, भाई सतीश, आपकी पड़ोसी थी जब मैं। अच्छा, आपकी पड़ोसन थी। और इसी कारण जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं सकी अपने आप को। थैंक यू सो मच। तो आज मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई। मेरा आपके घर से बेहद ही आना जाना था और आपकी मम्मा का बहुत प्यार मिला मुझे। आपकी सिस्टर के साथ क्लास फेलो थी, आप मेरे सीनियर थे सर। सर, और बाकी आप मेरे से जब मिलेंगे, मेरी दिली ख्वाहिश है आप मैं एक इनको बार इतना आपसे अच्छे से जानती हैं, तो हाँ जी। जब आप सवाल पूछेंगी तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ मसाला होगा। इतना मैं जानती हूँ कि सर को फिल्मों का बेहद ही शौक था और सिस्टर से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता था। घर काफ़ी आना जाना रहता था मेरा आपके। So sweet. उनका इशारा ये है कि ये जो प्यार मोहब्बत की हरकतें थी ये स्कूल कॉलेज से जारी थी। और सर, आज मैं इनकी ईश्वर गावा जी की वजह से आपसे मिल पाई हूँ।
थैंक यू जी, थैंक यू जब सो इन्होंने मच, मुझे बहुत बोला अच्छा तो लगा। मैं रोक ना सकी अपने आप को। मैंने कहा, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं और जरूर मिलूं। इतने साल के बाद आज आपसे मिली हूँ। आगरा के नजदीक एक जगह है। अब देखिए, आप ऐसा मत कहिए, ये आज की जनरेशन जो है ये रोक ना सकी वाली बात को नहीं समझ पाएंगे। जब मैंने परसों बताया कि राज बब्बर जी आ रहे हैं तो मेरे को रोज फोन कर रही हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही जब तक नहीं जाऊंगी। कह रही है मैं रात को सोती नहीं हूँ। एक तो आपकी मुलाकात हुई आपके स्कूल में पढ़ने वाली से, एक मैंने सुना है कि एक हीरोइन है सलमा आगा जी। जिनके साथ निकाह बड़ी फेमस फिल्म हुई थी। हाँ, फिल्म। उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि अब वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगी राज बब्बर के खिलाफ। दरअसल निकाह से पहले उस फिल्म का नाम तलाक था। हमने बहुत कोशिश की कि उसका नाम बदल के निकाह किया पॉजिटिव हो जाए, अब उनकी मर्जी है। मुझे खुशी है कि सलमा साहिबा जो हैं अच्छी इंसान हैं। अगर आएंगी तो कम से कम अच्छी बातें करेंगी, हम भी सुनेंगे उनसे क्या बात की है। अगर कुछ गलत कहा तो फिर हम उनका जवाब भी दे देंगे। राज साहब, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपके ऊपर जिम्मेदारी है। राजनीति की दुनिया को लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज बब्बर पर इल्जामात और सवालात का एक उत्तर। क्या ये सच नहीं है कि शीला दीक्षित को इसलिए लाए कि एक ब्राह्मण चेहरा प्रोजेक्ट करना था? राज बब्बर ओबीसी हैं, ब्राह्मण नहीं है। मुझको तो ये पता लगा राजनीति में आके कि मैं कौन सा सी हूँ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फिल्म स्टार और नेता राज बब्बर से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि राजनीति में ये एहसान फरामोश निकले। राज साहब, आपके करीबी दोस्त संजय दत्त जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने आपको राज्यसभा में भेजा, दो बार लोकसभा का चुनाव जितवाया, लीडर बनाया, लेकिन जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने उनकी पीठ में छुरा फूंक दिया। संजय जी की बात तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनके पिता का बहुत सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सही बात के लिए जब लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो राज बब्बर लड़ा। चाहे टाडा की लड़ाई थी, वो एक ऐसे कानून के खिलाफ लड़ा जिसकी में न दलील थी न वकील था, और उसमें वो बात दूसरी है कि उसका फ़ायदा संजय दत्त जी को हुआ होगा, लेकिन मैंने लड़ाई उसूल की लड़ी। रहा सवाल मुलायम सिंह जी का, मुलायम सिंह जी ने मुझे बुलाया था और मैं आया और उनके साथ में दिल लगा के जी जान से जितनी मेहनत वो कर रहे थे उससे, उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं, कि उनसे कि राज बब्बर मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है, और ये उनका बड़प्पन था कि मैंने बिना मांगे हुए उन्होंने मुझे राज्यसभा दी। ये उनका बड़प्पन था, मैंने नहीं मांगा था। मैं तो ऊटी में शूटिंग कर रहा था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, मैं आया, मुझसे पर्चा भरवाया गया और मुझे राज्यसभा दे दी गई। राज्यसभा में आने के बाद में मैंने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफार्म मुझे मिला है, मुझे आज यहाँ पर काम करना चाहिए। जो भी जिन उसूलों के साथ में या जिस इज़्म या जिस विचार के साथ में मैं जुड़ा हुआ था, अगर उस पर मुझे किसी तरह का कुठाराघात नज़र आया तो मैंने आवाज़ उठाई, और जो शायद जिस गांधी की बात करते थे, जिस लोहिया की बात करते थे, उसने सिखाया कि अपनी आवाज़ को कभी दबाओ मत और जो सच है उसको कहने की हिम्मत रखो। और मैंने सच को कहने की हिम्मत की। मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। और आज भी मैं कभी भी जब उनका नाम लेता हूं तो बड़े सम्मान से नाम लेता हूं, और आज तक मुलायम सिंह जी
वो मैंने अपना बड़ा माना है और कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लेकिन ये लोग तो कहेंगे ना कि ये एहसान फरामोशी है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की वाइफ चुनाव लड़ रही हो, वहां राज बब्बर खड़े हो जाएं और सिर्फ खड़े नहीं हो जाएं, उनको हरा भी दें। मैं फिरोजाबाद में बाई इलेक्शन में गया था, उस वक्त उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई बाहर का व्यक्ति खड़ा हो रहा था, लेकिन मेरे खड़े होने के बाद में मेरा अनाउंसमेंट हो गया 26 अगस्त को और 4 सितंबर को उनकी परिवार की एक बच्ची आई और उसने चुनाव में मेरे सामने खड़ी हुई। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अब चुनाव से पीछे नहीं हट सकता था, मैं चुनाव लड़ा। फिरोजाबाद की जनता वो चुनाव जीती जिसका प्रत्याशी मैं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि राज बब्बर जीता, वो लोग जीते। और इस बार मैंने पूछा कि परिवार का, जीती हुई सीट पे पूछा कि परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो मुझे जब ये कहा गया कि हाँ परिवार से रामगोपाल जी के पुत्र खड़े हो रहे हैं, और मैंने रामगोपाल जी से पूछा कि खड़ा हो रहा, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा भतीजा खड़ा हो रहा है, मैं अपनी जीती हुई सीट छोड़ के चला आया। तो मेरा मैंने उन पर कोई एहसान नहीं जताया। मेरी क्या औकात कि मैं हराऊं। वहाँ की जहाँ मेरी पार्टी के वहाँ 5000 वोट मिले थे जनरल इलेक्शन में, और 6 महीने के बाद में वहाँ पर अगर वो मुझे 85,000 वोट से जिताते हैं तो ये वहाँ की जनता का वो निर्णय था, उनका फैसला था। मेरे पास तो वहाँ पर कुछ संगठन नाम की भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे साथ में अगर कोई था तो राहुल गांधी का विश्वास था कि वो चाहते थे मैं वहाँ चुनाव में जाऊँ, और मैंने चुनाव वहाँ पर खड़ा हुआ और वहाँ की जनता ने जिताया। मैंने उनके खिलाफ ये राज बब्बर जी एहसान फरामोशी नहीं है। आप आजकल ये कहते हैं कि मुलायम सिंह के बारे में, एक जाति की दबंगई करने वाला, अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ सोशलिज्म सिखाने वाला मुलायम सिंह का परिवार। ना तो मैंने ये कहा कि सिखाने वाला, ना मैंने ये कहा कि मुलायम सिंह जी का परिवार। मैंने जो सरकार का मुख्यमंत्री है, और वो किसी ज़माने में वो सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी होती थी, अब वो सपा बन के रह गई है। तो मैंने कहा जो इस सपा का सोशलिज्म जो है वो परिवार के 12 लोगों में सिमट के रह गया है। इस परिवार के 12 लोगों के अंदर वो समाजवाद है, बाकी बाहर के लोगों में वो कुछ नज़र नहीं आता। और फिर जो मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये यहाँ ये सरकार में लूट रोकने में असमर्थ हैं, और उन्होंने स्पर्श बड़े कैमरों के सामने कहा कि लूट रोकने में ये सरकार और हम लोग असमर्थ रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लूट रोकने में असमर्थ है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि यहाँ पर मंत्री ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ये सरकार में लोग ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो बताइए, मैं तो बल्कि मुलायम सिंह जी का अनुसरण कर रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं मैं वो जनता के बीच में जाके कह रहा हूँ। मैं तो अगर मुलायम सिंह का इतना अनुसरण ही करना था तो जिन्होंने आपको लोकसभा में भेजा, जिन्होंने राज्यसभा में बगैर मांगे दिया, उनके साथ ही खड़े रहे थे इस चुनाव में भी। हाँ, बात तो आपकी सही है, मुझे खड़े होना चाहिए था, लेकिन कोई खड़ा रखना ही ना चाहे तो मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। शायद इसीलिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह को, परिवार को इतना अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने आपको भेजा है उत्तर प्रदेश में मुकाबला करने के लिए। ना मेरी पार्टी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, तो शायद इसी मेहनत से बम्बई पहुँचा था, और इसी मेहनत से मुझे वापस जो है राजनीति में आया हूँ, तो मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल रहा है। आपको लग रहा है सिला मिलेगा? शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये तो दगा हुआ कारतूस है। शिवपाल जी छोटे हैं। वो मुलायम सिंह जी की तरह पहलवानी करना चाहते थे, पहलवानी में वो कामयाब नहीं हुए, तो कारतूसों की बात करते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो लुढ़कते रहते हैं, लुढ़कने दो। भतीजा है, चचा के लिए कुछ भी कह सकता है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में आपको जब चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया तो ये प्रियंका गांधी का फैसला था? देखिए, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए किसी तथ्य से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक परिवार है
परिवार के अंदर जो चीज़ बातचीत होती है तो परिवार के सभी सदस्यों को पता होता है, और हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य ने मेरा विरोध ना किया हो मेरे इस फैसले का कि मुझे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, तो प्रियंका जी भी उस फैसले में होंगी। नहीं, बनने के बाद आपने जब शुक्रिया अदा किया तो ख़ास तौर पर प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया था? मैंने परिवार के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया था सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी भी, क्योंकि मैं देखता था कि राहुल जी क्या। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वाकई में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? प्रियंका जी की भूमिका हमेशा रही है, और मेरे ख्याल से कभी भी हम ये सोचे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को है यार, ये लोग हैं, व्यक्ति हैं, आपस में इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इनके परिवार के एक यूनिट की तरह से देखता हूँ मैं, क्योंकि इस परिवार ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और इस परिवार ने कांग्रेस के लिए, देश के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। तो हम ये कहें कि ये परिवार कहीं अलग अलग सोचता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज जब उत्तर प्रदेश को लेकर या देश में जो एक राजनीतिक उथल पुथल है, उस उथल पुथल के अंदर प्रियंका जी से हम सब मांग कर रहे हैं कि एक और मजबूत और एक और थोड़ी सी बढ़कर एक भूमिका निभाएं, और हमें उम्मीद भी है कि शायद ऐसा होगा। इतना इस परिवार ने आपको मान दिया है, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम आगे लाए? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं चाहता। मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। भाई मेरे जैसे आदमी के साथ तो एक्सपेरिमेंट ही होता। जिस काम को मैं जानता हूँ उसमें मुझे निपुण माना गया और दे दिया। आप सवाल टाल रहे हैं ना। जो आदमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव जीत चुका, जो समाजवादी पार्टी को अंदर बाहर से जानता है, जो भाषण अच्छा देता है, पार्टी का स्पोक्स पर्सन रह चुका है, जिस पे टैलेंट है, एक स्टारडम का ग्लैमर है, उसको छोड़ के 78 साल की शीला जी को दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया? एक तो वो दिल्ली से नहीं है, मतलब वो दिल्ली में आई उत्तर प्रदेश से। उनको राजनीति के अंदर सबसे पहले उनकी पहचान कन्नौज से हुई, और ये परिवार कन्नौज का या उन्नाव का बहुत पुराना परिवार है। उमाशंकर दीक्षित जी का परिवार, जो उत्तर प्रदेश का सम्मानित परिवारों में से है। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, यहाँ पे सब लोग हैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में आना जाना है, कि अगर हम जो किताबों में जो इतिहास में पढ़ा है हमने, तो इस दिल्ली के चेहरे को मुग़लों ने बनाया था। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा विकास किया था बहुत, और उसके बाद जो है अगर इसको नया रूप किसी ने दिया तो वो अंग्रेज़ों ने दिया। ये सब ल्यूटन्स और ये साइड वाला, इधर वाला, साउथ दिल्ली की तरफ वाला। और उसके बाद में अगर आज़ादी के बाद में इसके चेहरे को किसी ने बदला है तो शीला दीक्षित ने बदला। इसको ईमानदारी से सब लोग मानेंगे, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं करता। शायद उत्तर प्रदेश को ज़मीनें इंचों में बेचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान मुख्यमंत्री बन के या कोई सत्ता में आके ज़मीनों की कीमतें बढ़ा के उनको बेचने का काम करे, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की ज़रूरत है, एक अनुभव की ज़रूरत है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी उन लोगों का सम्मान करती है। जब देखें कि घर की बहू, घर के नौजवान घर नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर से चाबी जो है बड़े बूढ़ों को थमा दी जाती है कि अब आप घर चलाइए। और मुझे लगता है कि शीला जी के हाथ में जाने के बाद में ये परिवार, ये उत्तर प्रदेश फिर से संवारा जाएगा। एक बड़ी बूढ़ी, एक हमारी बुजुर्ग जो हैं, एक अनुभवी जो हैं, अब इस परिवार को, इस घर को चलाएंगे। बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग का मुकाबला 43 साल के अखिलेश यादव से। अच्छा, आपको लगता है कि 43 साल के नौजवान के साथ में इस बुजुर्ग का मुकाबला हो सकता है? नहीं, इनका आशीर्वाद रहेगा। अब चलाएंगे तो घर वही शीला जी इनका भला सोचेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश शीला जी चलाएंगे। मुलायम सिंह की उम्र भी 76 साल है। क्या ये सच नहीं है कि शीला दीक्षित को इसलिए लाए कि एक ब्राह्मण चेहरा प्रोजेक्ट करना था? राज बब्बर ओबीसी हैं, ब्राह्मण नहीं है। मुझको तो ये पता लगा राजनीति में आके कि मैं कौन सा सी हूं। उससे पहले तो जब मैंने इंसाफ का तराजू की थी तो मुझे लोग कहते थे रमेश है।
और उसके बाद जो फिल्में की तो उसके नाम से जानते थे, कभी कहते थे विलन है, कभी कहते थे हीरो है, और फिर और बहुत सारी चीज़ों के लिए जानना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल से उत्तर प्रदेश का विकास ये किसी बिरादरी के ब्रैकेट में नहीं हो सकता। सब लोग अगर एक साथ जो हैं, मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कांग्रेस को देख रहे हैं, शीला जी का चेहरा जो, अगर ब्राह्मण देख रहे हैं तो मेरा ओबीसी देख रहे हैं, तो संजय सिंह का ठाकुर देख लीजिएगा, तो फिर जो है और हमारे नेता हैं उनका मुसलमान देख लीजिएगा। दो और बता देता हूँ। अच्छा। आपकी टीम में इमरान मसूद वही है जिन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा। देखिए, वैसे भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा है, और या कहा है या कि उन्होंने अभी ये तो वीडियो पर है, हाँ, सारी दुनिया ने देखा है। तो ये जो मैंने तो इतना सुना अभी, क्योंकि ये बात जैसे ही उनको पार्टी में बनाया गया तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि साहब मैंने इसके लिए माफ़ी मांगी है। मैं मानता हूं कि ऐसी बातों की माफ़ी नहीं मांगी जा सकती। एक बार जब इतनी बड़ी बात निकल जाती है तो उसके लिए माफ़ी नहीं होती, लेकिन अगर कोई पछतावा करता है कि मैंने ये बात कही और उसके बाद माफ़ी मांग ली, तो मुझे लगता है कि शायद आइंदा ऐसी चीज़ नहीं होगी। एक और हैं राजा राम पाल आपकी टीम में, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे थे उन्होंने, इसकी सज़ा उन्हें मिली थी। मैं डर रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई ऐसी बात ना आ जाए। नहीं, ऐसा उसके बाद जो है शायद वहाँ पे स्पीकर साहब ने इंक्वायरी की थी और उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा और उनको चुनाव लड़ने दिया गया और चुनाव में वो जीत के आए थे। तो अब ये परसेप्शन में क्या चीज़ होती है, इंक्वायरी के बाद में क्या निकला, अदरवाइज़ वो साबित हो गया होता तो शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो अगली ही बार वो चुनाव लड़ लिए थे, तो शायद ये इल्ज़ाम जो था बहुत ज़्यादा उन पर साबित नहीं होता। मैंने सुना कि प्रशांत किशोर जो पहले नरेंद्र मोदी के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, आजकल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनकी सलाह यह है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए एज चीफ मिनिस्टर तो बेहतर होता। मेरे ख्याल से ये बात पार्टी में तो किसी के कानों में नहीं आई। उन्होंने किससे कहा होगा हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, और प्रशांत जी के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि सलाह उनकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई विचार ना पार्टी में है ना पार्टी के किसी कार्यकर्ता में। दूसरा मैंने सुना कि अगर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करते तो कांग्रेस का बहुत फायदा हो सकता था। देखिए, ये प्रियंका जी का अपना फैसला है। उनका कोई व्यक्ति ये कहे कि उनको साथ में ऐसा होना चाहिए, पता लगा वो चांद पर कोई होना चाहिए तो कोई मंगल ग्रह पे होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसने फैसला करना है या फैसला लेना है उससे बात की जाए और वो कहे कि हाँ या ना में बात करें, तब इस बात की सच्चाई। नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की क्या राय है किस मामले में कि किसे प्रोजेक्ट किया जाए? मुझे लगता है कि राहुल जी आज की तारीख के अंदर एक वो चेहरा है जो राष्ट्र के उन दबे कुचले गरीबों, किसानों, नौजवानों की जो लड़ाई लड़ने के लिए उस शब्दों के प्रपंच में नहीं फंसते हैं और वो ज़मीन पर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो है वो राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्र की तरफ देखना चाहिए, ना कि जो है किसी भी खित्ते में या किसी भी प्रदेश के अंदर अपने आप को सीमित रखना चाहिए। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? वो खाट पंचायत करते हैं, लोग खाटे उठा कर चले जाते हैं। ऐसी बात तो ये मुहावरे में बड़ी अच्छी लगती है कि जिस खाट पे बैठे वो खाट ही उठा के ले गए, लेकिन इस दर्द को भी समझना चाहिए कि 27 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हो गए हैं कि किसान जो है जिस खाट पर बैठा हुआ है उस खाट पर अपनी समस्याओं की बहस करने के लिए आया, और जब वो उठ के जाता है तो वो खाट अपने सिर पर उठाकर या अपने जो है मोटरसाइकिल पर रख के या अपनी साइकिल पर रख के वो खाट ले जाता है। इसके पीछे का उस दर्द को समझना चाहिए कि क्या हालात हैं। खाट की कीमत कोई बहुत नहीं होगी
और वो खाट वैसे भी जो वहाँ बिछाई गई थी, वो खाट कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको वापस ट्रक में भर कर ले जाने वाले नहीं थे, वो वहीं के लोगों के लिए थी। अब कौन उठा के ले गया कौन नहीं, ये बात नहीं किया जा सकती, क्योंकि इसमें लिखा नहीं था कि ये खाट उसके नाम पर। जैसे मंच पे लिख देते कि ये कुर्सी पे नाम लिख दिया, अब यही बैठेगा, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं। कहें, जो पब्लिसिटी हुई उससे खाट तो खड़ी हो गई कांग्रेस की। हर जगह तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि लोग कैसे खाट उठा के ले जा रहे हैं। देखिए, खाट खड़ी नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस की खाट को सर पर उठा के ले गए हैं लोग, इस बात को तो मानना पड़ेगा। जिस खाट के ऊपर कांग्रेस के नेता ने बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, तो वो उन लोगों ने इतना भरोसा जताया है कि कम से कम इस खाट को, जिस पर हमारे दिल की बात सुनी गई है, मन की बात नहीं सुनी है बल्कि उनके दिल की बात सुनी गई है, और अपने दिल की बात जिस खाट पर बैठ के सुनी है उन्होंने, उस खाट को वो लेके गए हैं कि आने वाले कल में इसी खाट पर बैठकर वो अपना सुनहरा दिन देखेंगे। जब उठेंगे इस खाट से सोकर तो सूरज वाकई उजला होगा, अच्छी रोशनी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी जिसमें उन लोगों को न्याय मिलेगा। ये बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है। एक ब्रेक लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज बब्बर पर इल्जामात और सवालात का एक और। गिरिराज सिंह को आपने कहा पागल है, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपने कहा ये छिछोरा है। कौन सी गलत बात की? कोई गलत बात नहीं। अमर सिंह से आपकी तकरार हुई, आपने उनको दलाल कह दिया। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं नेता और अभिनेता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जाने क्या कह के सीटी बजा के 73 सीटें ले गया। मैंने आज तक मोदी से बड़ा तालीबाज नहीं देखा। ये अच्छी बात है? अब देखिए, इन्होंने आपके लिए तालियां बजाई, आप मेरे लिए बजाई। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये तालियां मेरे लिए बजाई, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी इस बात की कि अगर मैं किसी के लिए कहूं कि यार ये बहुत अच्छा तालीबाज है, कम से कम अच्छी बात पे ताली बजाता है। मैंने अगर उसके बारे में कहा है, आप देखिए, जो शख्स हिंदुस्तान में, चलिए चुनाव से पहले हिंदुस्तान में बजवाते थे, जहाँ जाते थे हर मीटिंग में तालियां बजती थी। आजकल जब से प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान में तालियां कब बजती हैं? थोड़ा लोग कम बजाते हैं, लेकिन बाहर आजकल बहुत तालियां बजवाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ तालियां बजवाते हैं। तो अगर मैंने ये बात कही कि बहुत अच्छे तालीबाज हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। बाज तो बहुत होते हैं, लेकिन तालीबाज कहा है मैंने, और कोई बाज नहीं कहा उनके बारे में। अगर देखिए, हाँ। देखिए आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं ना? इसके बाद अच्छे तालीबाज हैं ना? एक मिनट रुकिए, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर कोई तो क्वालिटी है, जो क्वालिटी की पब्लिक जो है उनको पहचानती है, उनकी अच्छाइयों को जानती है। उसकी वजह से उनके व्यक्तित्व में इतना दम है कि उनके लिए हम हेड्स ऑफ हैं। उन्होंने हमारे इस देश की शान बढ़ा दी है। अब देखिए, अब इसमें कौन सा शब्द है अगर मैं ये कहूं कि बड़े अच्छे तालीबाज हैं? भाई आपने जो कहा मैं तो वही कह रहा हूं ना। और आप बताइए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री के लिए बाहर के मुल्कों में लोग ताली बजाते हैं तो ये शान की बात है, अपमान की बात है?
आप सुनिए ना वो क्या कह रहे हैं। जनता की बात सुन ली मैंने, आप भी कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक जिम्मेदार आदमी की तरीके से, क्योंकि मैं हर किसी के लिए ताली नहीं बजाता, और मैं ताली तभी बजाता हूं कि जो काम जिसको दिया जाए उसमें बखूबी निभाए। और मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि 2.25 साल हो गए हैं, 2.25 साल पहले उन्होंने जो उम्मीदें, जो वादे किए थे, उनसे बहुत सारे लोग, मतलब हमारे निकटतम लोग भी जो थे, उन पर मोहित हो गए थे और उनको लगा था कि बहुत बड़ी बात होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं बिल्कुल भी अभी भी मैं उनको ये नहीं मानता कि नेगेटिव सब हो गया सब। मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि 2.25 साल में नहीं लेकिन हो बातें पाया। अभी भी आप नेगेटिव कहते हैं। एक जगह आपने कहा कि मोदी का सीना नहीं, पेट 56 इंच का है। मेरा ख्याल से मुझे सच बोलने का अधिकार तो होना चाहिए ना। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, मैं तो इंची टेप लेके जाता नहीं हूं। लेकिन अगर आप देख लेंगे, भाई उनका 56 इंच का रेफरेंस था पाकिस्तान को लेके कि ये सर काट के लाए हैं, हम इसके दुगने काट के लाएंगे। और अगर जो सीमा पर इसलिए वो लोग बढ़ते हैं कि जिनका 56 इंच का सीना होता है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो मुझे लगा कि जो हिम्मत वाली बात है वो तो रोज़ हिम्मत कर रहा है, हमारे सिविलियंस को मार रहा है, हमारे पठानकोट में घुस रहा है, हमारे हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो कत्लेआम हो रहा है, आज कश्मीर के हालात बिगाड़ दिए। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो कहा, बात उनकी ज़बान फिसल गई, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। क्योंकि इंची टेप में तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी सीना जो है 56 इंच का है। हाँ, पेट ज़रूर कहीं लगता है कि 56 से आगे पीछे हो सकता है। मतलब मैं जो सच है, मैं ना मैं उसके लिए इंची टेप लेके गया, ना मैं इसके लिए इंची टेप लेके गया। मोदी जी का तो आपने पेट नाप लिया, राहुल गांधी का आपने क्यों नहीं नापा आज तक? वो बहुत थोड़ा खाना खाते हैं, आज भी किसानों के साथ में खाते हैं तो थोड़ा खाना खाते हैं, जब घर पे होते हैं तब भी थोड़ा खाना खाते हैं। तो आपने देखा होगा उनकी बॉडी बहुत प्रोपोर्शनेट है, इसलिए नापने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन तो ऐसी बातें कहना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपने इलेक्शन के वक्त कहा था नरेंद्र मोदी हिटलर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है सब। ये मेरा ख्याल से हमारे घर वाले भी हमसे कह देते हैं कभी कभी। लेकिन सिर्फ मोदी जी को नहीं, जो मिलता है। गिरिराज सिंह को आपने कहा पागल है, आपने कहा इनका इलाज कराना चाहिए, उसका खर्चा मैं दूंगा। हाँ, मैं आगरा का एमपी रहा हूँ, 2 बार एमपी रहा हूँ, पड़ोस का एमपी रहा हूँ। अगर वहां पर पागल खाना भी है। हाँ है। तो मुझे लगा कि अगर भाई इलाज विलाज के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उसका जो इलाज का खर्चा होगा मैं करा दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपने कहा ये छिछोरा है। अच्छा, मैंने क्या गलत कहा है? अब हमारी जो लोकल आदमी हूँ, आगरे वाला आदमी हूँ भाई, मैं आगरे में पला बड़ा हूँ। अब आगरे में ऐसी भाषा को छिछोरा ही कहते हैं, छिछोरी भाषा कहते हैं, बोलने वाले को छिछोरा कहते हैं। कौन सी गलत बात कही मैं? कोई गलत बात नहीं। जिसको आप पसंद नहीं करते उसके बारे में कहने में, जैसा आपने ठीक कहा कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, अमर सिंह से आपकी तकरार हुई, आपने उनको दलाल कह दिया। देखिए, ये बात हो गई पुरानी, और उन्होंने मुझे, एक डेलीगेशन आया था बाहर से, उस दावत में मुझे बुलाया था। और ये उनका बड़प्पन कहूँगा कि उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा कि जो उनके साथ में गुजरा पिछले दौर में, किस पार्टी में थे उससे बाहर आ गए, जिन दोस्तों के साथ में थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने माइक मुझसे कहा बोलने के लिए, मैंने मना किया कि मैं नहीं बोलूँगा। तो वो खुद माइक लेके खड़े हुए, बोले कि अगर मैंने राज बब्बर की बात मान ली होती तो शायद मेरे साथ में जो कुछ हुआ है वो ना होता। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को, और मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, बीच के उनकी जो चीज़ें थी उनको छोड़कर, और तमाम, कि वो बहुत बड़ा गिवर है, वो देना जानता है, लेकिन देने के बाद में जो जिस तरह से करते हैं, वो उनको पहले भी कई बार कह चुका हूँ, उसका मुकाबला हम जैसे लोग नहीं कर सकते और ना कभी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। वो टाइम निकालता है, लोगों के लिए टाइम निकालता है। ये बात मैं हमेशा उनके मुंह पे कहता रहा हूँ। अब जो कह दिया सो कह दिया, गलत कुछ नहीं कहा था, जो वक्त था वो कहा। लेकिन जो पूरा वक्त, जो एक पूरा दौर निकल गया है,
उस दौर को आज दोबारा छेड़ना लेकिन अच्छा अगर नहीं। सारी इतिहास को देखें तो आप देखिए, आप क्या कहते हैं, किसी को हिटलर कहते हैं, किसी को दलाल कहते हैं, किसी को पागल कहते हैं, किसी को छिछोरा कहते हैं, किसी को चपरासी कहते हैं। ये अच्छी भाषा है? अब आप सुनिए, ये बोल रहे हैं कि ये अच्छी भाषा है। मैं तो अपने लिए भी कहता हूं कि मैं तो मिरासी हूं भाई, मिरासी था, मिरासी हूं। नाच गाने करता था, मैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ हम लोग भांड मिरासी हैं, यही मेरा पेशा है। तो अब आप कहें कि ये गाली है, अब आप ये अपशब्द है। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है हमारे बारे में, तो हम आप समझते हैं कि अपशब्द है। इस समाज में ये इस्तेमाल हुए शब्द हैं, और इन सामाजिक शब्दों का इस्तेमाल समाज में कहीं ना कहीं ज़रूर करते रहना चाहिए, ताकि उसकी उपमा हमेशा रहे, मुझे एहसास रहे कि मैं पहचाना किससे जाता हूँ। भाई मैं नाचने गाने वाला, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग भांड मिरासी कहते हैं। आजकल हम एक्टर हो गए हैं, एक्टरों से हम स्टार हो गए हैं, वो बात दूसरी है। हम सेलिब्रिटी हो गए, वो बात तीसरी है। लेकिन जो पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखना चाहिए। वो पहचान आपको सुधार देती है। ये आपकी बात अच्छी है। जो अपने ऊपर कटाक्ष कर सके, उससे बेहतर, उससे बड़ा कोई नहीं होता। आपने कहा, अच्छी बात है। अब जनता से पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन खाट सभा से रिलेटेड है। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं राहुल गांधी जी की क्या इमेज है। उन लोगों को ज़्यादा कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो मैं ये मेरा क्वेश्चन यही है कि जब उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, तो क्या आपको लगता है कि खाट सभा करने से इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत समझने की बात है कि जो आदमी सीरियसली लेता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी, उसकी ज़मीन को बचाया, उसको पिछली सरकार में 72,000 करोड़ रुपया उसका कर्जा माफ़ किया उस किसान का। तो राहुल गांधी जो जिससे बात कर रहे हैं, वो उनको बहुत गंभीरता से ले रहा है। ये तो पुरानी बातें हो गई, कुछ नई बातें और है मेरे पास में। कुछ नई बातें और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज बब्बर पर इल्जामात और सवालात का एक और। आपका वो डायलॉग मुझे याद है, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि लोग कुत्ते को छोड़कर तुम्हारी मौत की मिसाल देना शुरू कर देंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि इनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। अब राज साहब, ये फिल्मों पे तो देखा है, आपका वो डायलॉग मुझे याद है, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि लोग कुत्ते को छोड़कर तुम्हारी मौत की मिसाल देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सच है कि असली जिंदगी में भी ऐसा ही गुस्सा आता है आपको? अच्छा, ये डायलॉग आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हो गया हूँ। मैं आपके कहने से बोल देता हूँ, लेकिन इधर नहीं बोलूँगा, इधर नहीं बोलूँगा, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग कुत्ते की मौत को भूल जाएंगे। मैंने बहुत डर के बोला कि पता लगे कल को यही क्लिपिंग चल रही है। जब देखो यही क्लिपिंग, देखो ये कहा राज बब्बर ने, ब्रेकिंग न्यूज, ये कहा राज बब्बर ने। लेकिन मैं आपको असली जिंदगी कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप गाजियाबाद में वोट मांग रहे थे, एक पुलिस वाला वीडियो बना रहा था, तो आपने उस पुलिस वाले का क्या हाल किया, ये मैं आपको वीडियो पर दिखाना चाहता हूं। किस लिए रिकॉर्ड करा रहे भाई? बातचीत है, अगर कोई गुनाह है तो बताइए। मैं माइक नहीं है, मैं अपने घर में जो है बात नहीं कर सकता क्या?
ये बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा है बाबू जी, हाँ, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कर रहे हैं। नहीं, आप बड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप घर में घुस के कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो बहुत भुगतता हुआ है, और यही लड़ने को आऊँ कि गुंडागर्दी जो अधिकार जो वहाँ पे अपराध करने वाले उनको तो छेड़े हुए नहीं। आज दिन गाजियाबाद का नाम बदनाम हो रहा है, टोपी पहन कर वर्दी पहन के घूम रहे हैं लोग, शर्म नहीं आती है? अब देखिए जी, मैंने कोई गुस्सा किया? अब आप घर में बैठ के, आप मेरे साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हो, मैं आपके घर में आया हूं और कोई पुलिस वाला टोपी पहन के आया, फोटोग्राफी करना शुरू कर दे। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था, गलत किया। वर्दी पहने हुए था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे यंगस्टर यहां बैठे हैं, वर्दी पहनने वाले की हमेशा हमें इज्जत करनी चाहिए। अब मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा कि आपको लगा कि गलती हुई है और आपने माना, ये बड़ी बात है। बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर्स ये कहते हैं, और ये अखबारों में छपता रहता है, चंदौली में छपा, मंच पर बहुत सारी भीड़ हो गई, आप नाराज़ हो गए और आपने कहा भाई ये चिरकुटपना मत करो, कार्यकर्ताओं को कम मंच से उतर जाओ। एक और जगह थी जहां पर, ये लखनऊ का किस्सा है, माला ज़्यादा पहना दी थी तो आपने माला उतार के फेंक दी, गुस्सा आ गया आपको। तो ये असली ज़िंदगी में भी बार बार गुस्सा आता है। दरअसल हम लोग जब अपने काम को भूल जाते हैं, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम जिस मकसद से आए हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, और मैं सिर्फ ये करूं कि आप मुझे माला पहना रहे, मुझसे माला पहना के कुछ हासिल नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं, टाइम हमारे पास में थोड़ा है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करें। मंच पर कितने लोग चढ़ेंगे? बार बार मंच, मेरे साथ में अक्सर होता है कि मंच पर चढ़ो, मंच टूट जाता है। अब वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अरेंजमेंट करते नहीं हैं। अब मैं टांग तोड़वा चुका हूँ अपनी, कितनी बार तोड़वाऊँ? अच्छा, आप क्या करते हैं आप जब आपको मंच पर गुस्सा आता है? वो भी मेरे पास एक वीडियो है, वो भी दिखाते हैं कि जब आपको गुस्सा होके नीचे आ गए। अब बताइए मैं क्या करूं? अब सोचो, हजारों लोग बेचारे नीचे खड़े होते हैं, और जो हम टाइप के जो नेता होते हैं वो मंच पे इतने चढ़ जाते हैं कि ये लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई सब, ये अगर आपने खड़ा ही होना है मंच पे, तो फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, इनके बीच में आ जाता हूँ, जिनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो मैं वहीं चला गया जहाँ जाना चाहिए था मुझे। जनता में से जो लोग सवाल पूछना है, आप यहाँ। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि एक गरीब आदमी एक दिन में 2 बार खाना खा सकता है सिर्फ 28 रुपये खर्च करके। बाद में आपने इस पर माफ़ी भी आपने जताई थी, तो आप ऐसा कमेंट करते ही क्यों जिस पर आपको माफ़ी मांगनी पड़े? मुझे खुशी हुई कि आपने इस सवाल को पूछा। आज राज बब्बर और शायद आप भी मध्यम परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। जिस वक्त मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, मैं मध्यम वर्ग से नहीं था, मैं निम्न मध्यम वर्ग से था। मेरे पिताजी खलासी, जहाँ से हमने ज़िंदगी शुरू की, और हम एक कमरे के क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक बैकग्राउंड छोड़िए, तो मैं उस सेंसिटिविटी को समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जिसके बारे में मैंने बात की थी वो था कि जिसको पेट नहीं भरता जिसका। मेरी बात पे मत जाइए 12 रुपये पे,
अगर देखना तो आनंदीबेन पटेल की सरकार को देखिए गुजरात के अंदर, जिसने अपने जियो में ये निकाला है कि 10 रुपए के अंदर भरपेट खाना मिलता है गरीब आदमी को, उनके जियो में, जिस जियो की मैं बात कर रहा था जो आया था। और किसी के पास उड़ीसा में जाकर देखिए पटनायक साहब की सरकार, कि वहां पर जो है एक मिनट, मैं जरा राज बब्बर जी इनकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। ये बयान आपने दिया था 25 जुलाई 2013 को, जब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी पार्टी की सरकार थी, और एग्जैक्टली आपने कहा था आज भी मुंबई में 5 रुपए और 12 रुपए में भरपेट भोजन किया जा सकता है। 12 रुपए में तो वड़ा पाव भी नहीं मिलता। मेरी बात कर, मैं कह रहा हूं कि हमारी सबकी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं हम मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास की तरीके से इस बात को सोच रहे हैं। जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जो अभी चंद रोज पहले जो पूरे टेलीविजनों ने पूरे उन्होंने दिखाया था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को ले जाने के लिए उसके पास में लकड़ियां नहीं थी, उसने एक बांस बांध के उसको घसीट कर ले जा रहा था। और उस व्यक्ति की क्या उसकी व्यथा को समझिए, वो 60 किलोमीटर उसको लेके जाता, रास्ते में मीडिया वालों ने देखा तब जाके उसका इंतजाम हुआ। और वहां पर ऐसे गांव हैं जहां पर मर जाता है कोई तो उसके पास में ले जाने के लिए ठठरी के पैसे नहीं होते हैं, वो उस लाश की हड्डियां तोड़ देते हैं, उसके पांव तोड़ देते हैं, घुटने तोड़ देते हैं, बदन तोड़ देते हैं और एक गठरी में बांध के, रस्सी में बांध के और बांस में लटका के ले जाते हैं। मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपकी बात सही थी, मैं सिर्फ एक बात, अगर आपकी बात सही थी, मैं मान लेता हूं, आप उस गरीब की बात कर रहे थे, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले की बात कर रहे थे, उसको 12 रुपए में पेट भर खाना मिल सकता है, तो फिर माफी क्यों मांगी आपने? इसलिए बिल्कुल ऐसी जैसी इस बच्चों ने भी इसको रिएक्ट किया, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय समाज के अंदर जो दिखाया गया था, टेलीविजन पे दिखाया गया था, जिसे आपने, मैं बहुत क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि आपने भी बड़ी हार्डशिप से ज़िंदगी शुरू की है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप नहीं समझते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत कि आपने ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेके आए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब टेलीविज़न के चैनल्स जो हैं, जब ये दिखा रहे थे किस रेस्टोरेंट में यहाँ पे वड़ा पाव इतने का मिलता है, यहाँ पे, मैंने अभी आपकी बात को काटा इसलिए नहीं कि आज भी दादर से आगे राज रसोई करके, मेरा कोई लेना देना नहीं, राज रसोई करके वहाँ पे एक परिवार है जो आज भी 12 रुपए में खाना देता है, इसलिए मेरे मुंह से 12 रुपए निकला था। मेरी बहनों ने मुझसे कहा भैया आप कैसे कह सकते हो ऐसा, मैं चुप हो गया। मुझे लगा कि ये ठेस मध्यम वर्ग को लगी है कि मैंने उसका मजाक उड़ाया। मैंने कतई किसी का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि मैंने उस दर्द को कि जिसके लिए वो 28 रुपये का खाने की या बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर की बात की है, बिलो पावर्टी लाइन की बात की थी, वो जो आंकड़ा था वो उन लोगों के लिए था जो सिर्फ खाना चाहते, पेट भरना चाहते हैं और मेहनत करके फिर से रिक्शा जुटना चाहते। मैंने उसके लिए बात की। राज बब्बर जी, हमने हर तरह के सवाल आपसे पूछे, फिल्मों के बारे में, राजनीति के बारे में। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज स्मिता गुप्ता का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर पर। राज बब्बर से पूछा उनके फिल्म करियर के बारे में, उनके गुस्से के बारे में, उनके बयानों के बारे में और उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज स्मिता गुप्ता के फैसले का। यह आम धारणा है कि अक्सर राजनेताओं को राजनीति का खेल खेलने में बहुत कठिनाई होती है, किंतु राज बब्बर जी ने उसको उलट साबित कर दिया है। वो राजनीति में पिछले 27 साल से हैं, यानी जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। उन्होंने ये दिखाया है आज कि जितने वो निपुण कलाकार थे उतने ही प्रभावी राजनेता भी निकले। बताया जाता है कि जब वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाटकों में भाग लेते थे, उस समय एक शाहरुख खान कमसिन थे, इनकी कला से बहुत प्रभावित रहे। 3 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और राज्यसभा में उनका यह दूसरा टर्म है।
अपनी कांग्रेस की पारी जो केवल 8 साल की है, इतने दिनों में राहुल गांधी को इतना प्रभावित किया कि उनको यूपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज भी उन्होंने हर मुश्किल से मुश्किल सवाल को बड़े निपुण भाव से झेला। यह अदालत इनको सारे इल्ज़ामों से बरी करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उम्मीद ये करते हैं कि जिस खूबी से राज बब्बर ने शाहरुख खान को प्रभावित किया था, जिस खूबी से राहुल गांधी को प्रभावित किया, उसी खूबियों से देश की जनता को प्रभावित करते रहेंगे। फिल्मों में और काम करेंगे, लोगों को और एंटरटेन करेंगे। इस उम्मीद यकीन के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।